एवरीवन। सो लास्ट हमने स्टार्ट किया था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सबसे पहले तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज के कारण अराइज होती है। वो हमने किया था कि वेरियस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। सो आज हम करने जा रहे हैं बियर लैम्बर्ट लॉ, जो कि किस चीज को एक्सप्लेन करता है। ये लॉ एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस लॉ का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ एक्चुअली दो लॉ का कॉम्बिनेशन है। ये बियर लॉ प्लस लैम्बर्ट लॉ, दो जो लॉ है, इन दोनों लॉज का जो कॉम्बिनेशन है उस लॉ को हम कंबाइंड लॉ को कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी चीज जब स्पेक्ट्रा लेते हैं तो स्पेक्ट्रा के लिए क्या चीज की जाती है कि यहां से कोई एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, इस सोर्स से रेडिएशंस निकलती है, मान लो जो आई नोट इंटेंसिटी है, और जब इस आई नोट इंटेंसिटी की लाइट जब सॉल्यूशन में से पास होती है, तो इस सॉल्यूशन में से पास होने के बाद जो बाहर निकलती है ट्रांसमिटेड लाइट होती है, तो इस लाइट का कुछ पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब होने से जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है, और बियर लैम्बर्ट लॉ है वो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। ओके, जो बियर लैम्बर्ट लॉ है वो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो बियर लैम्बर्ट लॉ एक्चुअल में क्या कहता है कि इसमें जो सबसे पहला नियम है वो ये कहता है कि मान लो इस कोई भी डी एक्स कोई पाथ लेंथ है, जो इस सॉल्यूशन की जो लेंथ है, जो डी एक्स हम ये लेके चलते हैं कि एक शॉर्ट जो पाथ है, इस शॉर्ट पाथ के अंदर छोटा सा यदि हम इसका पार्ट लेके चले और उसकी लेंथ dx लेके चले, और जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो c लेके चले, यानी c कंसंट्रेशन है, dx एक छोटी सी लेंथ लेके चलते हैं इस पोर्शन के अंदर जहां से जो रेडिएशन है वो पास हो रही है। मान लो ये पूरा यदि सॉल्यूशन है, यहां से इसकी शॉर्ट लेंथ है, इसको हम dx लेके चलते हैं छोटा सा। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी जो है वो आई नोट यदि हम लेके चलते हैं, तो यहां पे ये लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी के अंदर जो वेरिएशन आता है, कितनी इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब होगी लाइट की, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, वो जो ये कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना प्रोपोर्शन है, कितना वो एब्जॉर्ब करेगा, वो यहां पे किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के। जो ये डी आई है, डी आई यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इंटेंसिटी, और नेगेटिव साइन हमने यूज किया है क्योंकि जब एब्जॉर्ब होती है लाइट तो इंटेंसिटी है वो हमेशा डिक्रीज होगी, तो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यूज किया है। तो एक लॉ ये कहता है, ठीक है, और दूसरा लॉ क्या कहता है बियर लैम्बर्ट लॉ का, कि वो ये चीज कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग खाली जो चेंज इन इंटेंसिटी है, जो एब्जॉर्ब पार्ट है, वो खाली डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर। बट जो लैम्बर्ट लॉ है वो ये चीज भी कहता है कि नहीं, खाली सिर्फ इंटेंसिटी में जो चेंज है
वो सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो लाइट है वो सॉल्यूशंस में से कितना लंबा पाथ है वो ट्रेवल कर रही है, मतलब कितने लॉन्ग टाइम के लिए वो सॉल्यूशन के अंदर लाइट रह रही है। यानी कि मतलब यदि ये एक हमने छोटा सॉल्यूशन लेके चला है, पाथ लेंथ है, और एक इस बड़ा कंटेनर है, तो इस कंटेनर में से लाइट जब पास होगी वो ज्यादा टाइम रहेगी, तो यहाँ पे जो सोल्यूट होगा, इसका जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ पे जो है वो कम टाइम के लिए लाइट है वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, काफी जल्दी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये जो पाथ लेंथ है वो क्या काफी कम है। तो यानी कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी वो उतना ही ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यदि पाथ लेंथ है वो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो डी आई बाई आई है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पाथ लेंथ। dx किसको रिप्रेजेंट करता है, पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से जब हम इन दोनों लॉस को जब कंबाइन करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये c कंसंट्रेशन और ये dx, और जब दोनों को जब कंबाइंड फॉर्म लिखते हैं, कंबाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई आई इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी डी एक्स की, ये चीज है यहाँ पे। तो ये वाली जो फॉर्म है, इस दोनों लॉ का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं बीयर-लैम्बर्ट लॉ। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो ये अल्फा सी डी एक्स, जहां पे जो अल्फा होता है वो अपना यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। जब यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म जब निकालते हैं इस लाइन को, ये तो माइनर चेंज है कि डी आई जो है वो चेंज हो गया आई इंटेंसिटी से। जब यहाँ पे जब हम इस लॉ को जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइज करते टाइम हम क्या चीज करेंगे, ये एक माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल टू अल्फा सी डी एक्स। और हमारे लिए क्या है, यदि हम इस चीज को ये करें, ये आई नोट इंटेंसिटी है और बाहर निकलने के बाद क्या हो गया, आई हो गया। जो आई यहाँ पे डी आई है वो अपना वेरिएबल है, यहाँ पे एच आई है। तो यहां से क्या है, इनिशियल अपना आई नोट है और लास्ट में जाके ये क्या हो रहा है, आई हो रहा है। जो पाथ लेंथ है, जब इनिशियल यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यदि टोटल लेंथ को यदि हम बी लेके चले, टोटल लेंथ को लेके बी चले, तो जब इनिशियल है कंडीशन, जहां पे ये कंडीशन है, जब लाइट यहाँ पे पहुंचती है तो ये जो x की वैल्यू है ना वो क्या होगी, जीरो होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जब फाइनल वैल्यू जो आई हमें यहाँ से मिलेगी लाइट की, तो उस टाइम पे जो x बराबर है वो क्या हो जाएगा, b होगा। तो हम ये यदि लेके चले तो टोटल जो पाथ लेंथ है वो क्या होगी, b होगी। तो जब हम ये लिमिट लगाते हैं इसकी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इनिशियल क्या है, आई नोट है, आई के लिए आई नोट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में मिली कितनी है, आई। ये हो गया डी आई बाई आई इज इक्वल टू, जब यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सी अपना कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। तो इनिशियल जो एक्स की वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है जीरो से और एंड कहां पे हो रही है, बी पे। ये इसका हो गया यहां से। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या चीज रहेगी कि जब इंटीग्रेशन करते हैं इसका तो 1 बाई एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x, ln ऑफ जो नेचुरल लॉगरिथम होता है वो। तो ln ऑफ x जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे i है तो ln ऑफ i, और जो इसकी लिमिट है वो क्या रहेगी, i नोट टू i, ठीक है। और अल्फा c है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट जीरो से b। जब हम ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो ये भी यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं।
अपर लिमिट एक्स की जगह बी और माइनस में लोअर लिमिट। तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपना बन गया ln ऑफ आई नॉट माइनस में ln ऑफ आई इज इक्वल टू अल्फा सी बी। ओके, सो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या चीज बन जाएगी, तो log a माइनस बी इज इक्वल टू होता है log a बाई बी। ये बन जाएगा अपना अल्फा सी बी। और जब यहाँ पे ये ln आई नोट बाई ए है, ये अपना नेचुरल लॉग है, जहां पे जो बेस ई होता है, लॉग बेस ई को हम ln से रिप्रेजेंट करते होते हैं। और जो जनरल लॉग हम लिखेंगे जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे हम ई को रिप्लेस करते हैं log 10 से। और log 10 से रिप्लेस करने के लिए ये क्या बन जाता है कि ln को यदि हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपना जनरल लॉगरिथम होता है। जब इस चीज को यहां से कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, अल्फा सी बी। और log आई नोट बाई ए को हम क्या लिखेंगे अब, अल्फा डिवाइडेड बाई 2.303 सी बी। ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गई यहाँ पे। और इस चीज को यदि हमें ए से रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कंप्लीट को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्बेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये अपना। और इस टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एप्सिलॉन से। यहां से तो ये ला फॉर्म है, तो क्या बच जाएगी अपने पास इतनी सिर्फ कि ये फॉर्म बच जाएगी कितनी, कि A इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी बी। जो A है वो एब्जॉर्बेंस यदि लिखें, एब्जॉर्प्शन, और एप्सिलॉन है ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलेंगे हम इसको। यहां से ये जो फॉर्म है ये कंबाइंड फॉर्म है बियर लैम्बर्ट लॉ की, तो इसे बियर लैम्बर्ट लॉ की बोलते हैं। यहां पे एक चीज और होगी, यदि हम C जो कंसंट्रेशन है, यदि कंसंट्रेशन को अगर हम मोलर में रिप्रेजेंट करते हैं तो एप्सिलॉन को हम बोलेंगे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसे बोला जाता है। वो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन किसके अंदर है, कंसंट्रेशन यदि मोलर के अंदर है तो एप्सिलॉन को लिखा जाता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। और कंसंट्रेशन यदि मोलर के अंदर हो, C क्या हो, मोलैलिटी हो, मोलैलिटी यानी कि मोलर के अंदर हो, तो हम एप्सिलॉन को रिप्लेस कर देते हैं, क्या नाम देते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये अभी तक जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है बियर लैम्बर्ट लॉ की, वो हम इस तरीके से हम ड्राइव करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम एप्सिलॉन और C का A और C का यदि हम ग्राफ बनाएं, इस यदि A वर्सेस C यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ किस फॉर्म का आता है, ये लगभग हमारा फॉर्म हो गया किसकी, y इज इक्वल टू mx, जहां पे जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है लाइन का, और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे यदि c बराबर 0 है तो a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यदि c बराबर 0 मतलब कुछ है ही नहीं सोल्यूट, कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 है, तो उस टाइम में जो एब्जॉर्बेंस है वो कितनी आनी चाहिए, 0 आएगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमेशा जो C वर्सेस A का ग्राफ है वो हमेशा क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड होता है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ना, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन की बजाय ये ग्राफ इस तरीके से आ जाता है।
तो ये इसकी एक लिमिटेशंस है। तो इस लॉ की जो लिमिटेशन हम लिखते हैं वो क्या लिमिटेशन है कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है ये लोअर कंसंट्रेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल होता है, ये लोअर कंसंट्रेशन पे एप्लीकेबल होता है। यदि ये हायर कंसंट्रेशन है तो ये लॉ फेल हो जाता है। इसके पीछे रीजंस क्या दिए जाते हैं, इस चीज के पीछे हम दो रीजंस देते हैं कि पहला है जो बीयर लैम्बर्ट लॉ है वो सोल्यूट की इंटरेक्शन को नहीं कंसीडर करता, इस इंटरेक्शन को बिल्कुल ही नेग्लिजिबल लेके चलते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ में। जबकि कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर जो सोल्यूट इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होगी, सोल्यूट इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होगी। जबकि एक्चुअल बीयर लैम्बर्ट लॉ के अंदर सोल्यूट की इंटरेक्शन को नहीं माना जाता। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूट इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के कारण ये पोस्टुलेट है वो नहीं लगेगा। जब ये पोस्टुलेट नहीं लगेगा तो ये एक्चुअल लॉ की फॉर्म में वो नहीं आएगी। और दूसरा चीज क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, दूसरी चीज जिसकी है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं ना मीडियम के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एक तो यहां पे ट्रेवल कर रही है और एक जब यहां पे ट्रेवल कर रही है तो दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब जो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं पर वॉल्यूम के अंदर, यानी कि ये मीडियम क्या होता जा रहा है, डेंसर मीडियम होता जाएगा। डेंसर मीडियम विद कंसंट्रेशन के साथ, जब कंसंट्रेशन के साथ जब ये मीडियम डेंसर होता जाएगा तो यहां से ये क्या चीज होगी, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज होगा। ये चीज है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा, चेंजेस विद कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज होगा उस चीज को भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। तो दूसरी इन दो रीजंस के कारण, एक तो सोल्यूट इंटरेक्शन और इस इंटरेक्शन के कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वहां पे हमें ये एक्स्ट्रा टर्म है वो ऐड करनी पड़ती है। ये एप्सिलॉन है वो किस में चेंज हो जाता है, इस चीज में चेंज हो जाए। जो एन है यहाँ पे, तो नीटा अगर मैं लिखूं, नीटा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीटा रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो बीयर लैम्बर्ट लॉ है उसके मैथमेटिकल और इसकी लिमिटेशन है वो किस कारण होती है। तो बीयर लैम्बर्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होती है, सिर्फ वहीं पे। तो यूवी स्पेक्ट्रा लेने के लिए हमें जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो काफी लो रखनी चाहिए। तो ये अपना बीयर लैम्बर्ट लॉ हो गया। लिमिटेशंस की बात अलग है, जब हम यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं तो कंसंट्रेशन वो अपने हाथ में होती है। तो हमें यूवी स्पेक्ट्रा लेते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान रखनी है, कंसंट्रेशन हाई ना होगी। कंसंट्रेशन हाई होने पे ये बीयर लैम्बर्ट लॉ है वो फॉलो नहीं करते। तो यूवी स्पेक्ट्रा में क्या करते हैं, किस तरीके से यूवी स्पेक्ट्रा हम लेते हैं। यूवी स्पेक्ट्रा लेने के लिए यही चीज की जाती है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पे वेवलेंथ होती है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ए को मेजर किया जाता है। सबसे पहले क्या मेजर करते हैं, ए को मेजर करते हैं, और ए को मेजर करने के बाद या तो चाहे ए वर्सेस लैम्डा ग्राफ को प्लॉट कर लो, बट ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, जब हम निकाल लेते हैं तो ए की मदद से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हम लिखा आई नोट बाई ए लॉग, ये लिखा है ना ए। तो इंटेंसिटीज की मदद से इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है और फाइनल कितनी है, इन दोनों की मदद से पहले ए कैलकुलेट किया जाएगा, और ए की मदद से फिर बाद में हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन। तो ए की मदद से एप्सिलॉन कैलकुलेट करने के बाद एप्सिलॉन और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ है वो प्लॉट किया जाता है। और ये ग्राफ है वो थोड़ा इस टाइप से हमें
मिलता है। यहाँ पे इस टाइप से यूवी का स्पेक्ट्रा है वो हमें मिलता है। यूवी स्पेक्ट्रा में क्या करते हैं, सबसे पहले इंसिडेंट इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी जो है उसकी मदद से ए को कैलकुलेट किया जाता है, और बीयर-लैम्बर्ट लॉ को यूज करके ए की मदद से एप्सिलॉन को कैलकुलेट किया जाता है, और बाद में जो एप्सिलॉन वैसे लैम्डा का जो ग्राफ प्लॉट होता है, लैम्डा यहाँ पे क्या वेवलेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है। तो वेवलेंथ, तो इस ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, और यही ग्राफ है वो क्या कहलाता है, अपना यूवी स्पेक्ट्रा कहलाता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कहलाता है, ठीक है। तो ये था अभी। तो इस लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बीयर-लैम्बर्ट लॉ ही काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और एग्जाम के अंदर शायद क्वेश्चन मुश्किल ही होता है, बट बीयर-लैम्बर्ट लॉ के एटलीस्ट जो एमएससी और जेएम के पर्सपेक्टिव, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम और जेएम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बीयर-लैम्बर्ट लॉ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जहाँ पे हम बीयर-लैम्बर्ट लॉ को यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन है पहला अपना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या चीज है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो इस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में से पास करती है। तो यहाँ पे जो C है वो कितना है, 0.05 मोल, ठीक है। तो या फिर कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन होती है इसकी यहाँ पे। दूसरा, जो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन है वो रिड्यूस हो जाती है 1/4 ऑफ इनिशियल, रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल, यानी कि आई नोट और आई है, यानी कि आई और जो आई नोट का जो रेशियो है वो कितना आएगा 1/4 की 1/4, यानी कि यदि आई नोट यदि आपका 100 है तो आई है वो इसका 1/4 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 25, यानी कि रेशियो है ना इंटेंसिटी का कितनी रहेगी वो क्या है 1/4 हो जाएगा। तो आई नोट अपॉन आई यहां से क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और दूसरा जो लेंथ दे रखी है बी, जो 10 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और कैलकुलेट क्या करना है, एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है हमें, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी में कंसंट्रेशन दी हुई है, तो ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो लिखा है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं, यही चीज देखने वाली है इसके अंदर, और इसको हम क्या लिखते हैं log आई नोट बाई ए, ठीक है। तो log आई नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई नोट की वैल्यू कितनी है जी 4 आएगी, यहाँ पे आई नोट बाई आई की वैल्यू कितनी है 4 है, 4, तो एप्सिलॉन कितनी है वो कैलकुलेट करना है, बी कितना है 10 सेंटीमीटर और सी कितना है 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये log 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और हमें ये अच्छे से पता है कि जब log के अंदर कुछ पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई में जाती है, 2 इंटू में log 2 और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 10, और जो यहाँ यूनिट्स है वो क्या बचेंगी, ये सेंटीमीटर, यूनिट्स इसकी बचेगी डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट्स आएगी एप्सिलॉन की। और बाद में यदि आप ये चाहते हो कि इसको कैंसिल कर दिया जाए तो हमें क्या करना होगा कि इस 10 सेंटीमीटर को हम डेसीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि ये बाद में क्या बचता है डेसीमीटर स्केल, वो यूनिट्स के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो ये log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, और ये यहाँ पे आपको कितना रहेगा 100, तो ये इसका
सॉरी कंसंट्रेशन कितना, हाँ कंसंट्रेशन रहेगी ना अपनी एक, ये कंसंट्रेशन वाली टर्म रहेगी सॉरी। तो कंसंट्रेशन है वो कितना है, कंसंट्रेशन मैंने 10 मोल लिख दिया ना, जबकि ये कितना है 0.05 है। ये कंसंट्रेशन सॉरी वो कितनी है 0.05 कंसंट्रेशन है 0.05। तो ये 10 इंटू में 0.5। इस तरीके से हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं इसको, और अच्छे से सोल्व करना है। तो 5 इंटू 10 ये कितना आ जाएगा 0.3104, ये आपका आ जाएगा 1.204 डेसीमीटर क्यूब मोल लीटर मोल इनवर्स और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो होता है कि किसी अननोन कंपाउंड्स की, सो अननोन कंसंट्रेशन है किसी कंपाउंड की, वो निकालने के लिए हमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास, और हमें उसकी कंसंट्रेशन का आइडिया नहीं है, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम उस विलयन की सॉल्यूशन है, उस पे कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या चीज दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, एक सॉल्यूशन है यदि उसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ हो, यदि 10⁻³ C हो, तो क्या सीन है कि 10% है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। 10% है, जहां भी परसेंट आ जाएगी हम 100 का यूज करते हैं। तो यदि आई नोट यदि आप 100 लेके चलते हो, तो 100 में से 10 है वो एब्जॉर्ब होगी, और तो बाहर कितनी निकलेगी 90। ये चीज ठीक है, तो ये सी कंसंट्रेशन दी गई है, और हमें क्या करना है कि व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू, हमें वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है जहां पे क्या हो, ये 90% एब्जॉर्ब कर ले, 90% एब्जॉर्ब कर ले, मतलब आई नोट यदि आपका 100 हो तो 90 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, और जो बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा, ओनली 10 निकलेगा, ओनली कितना निकलेगा। तो हमें यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन चाहिए वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ से दो सॉल्यूशन हो गए, एक ये सॉल्यूशन जो मैटर है, सोल्यूट है वो सेम है, तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी दोनों के लिए, और जो बी है वो भी फिक्स रहेगा। तो इसके लिए जब हम देखते हैं तो A1 बराबर आपका क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बी C1, और इसके लिए जो A2 लिखोगे वो क्या आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अब यहां से यदि हम इन दोनों को यदि हम डिवाइड करें तो यहां से ये क्या आ जाएगा कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपना जो फॉर्मूला बनेगा कि A1 A2 इज इक्वल टू C1 C2, तो C2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा, तो C1 A2 डिवाइडेड बाई A1। ठीक है, और A2 कितना आएगा आपका, यहां से A2 फॉर्मूला क्या है I नोट डिवाइडेड बाई I नोट डिवाइडेड बाई I, तो I नोट डिवाइडेड बाई I क्या हो जाएगा लॉग, I नोट कितना है 100 है, और I कितना आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये बच गया log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो A2 कितना आ गया 1 आ गया। अब A1 कितना आएगा, देखो log I नोट डिवाइडेड बाई I नोट कितना है 100 है, और I कितना है 90 है, तो ये कितना आ गया log 10/9, log 10/9। तो यहां से जो C2 है वो कितना है 10⁻⁻3, A2 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आपका कितना है log 10/9, और 10/9 का मतलब क्या होगा, तो A बाई B है, तो log 10 माइनस log 9 हम लिख सकते हैं, और log 9 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 इतनी होती है।
log 3 की वैल्यू होती है, सॉरी ये, तो log 9 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, तो log 9 ऐसे निकलेगा ना, log 9 इज इक्वल टू log 3 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू में log 3। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमें C2 है कंसंट्रेशन है वो मिल जाएगी। तो ये था बियर लैम्बर्ट लॉ। तो नेक्स्ट हम और आगे शुरू करेंगे चीजें। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमें C2 की वैल्यू है वो मिल जाएगी। सोल्व कर लेना इसको, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 10⁻³ है। नीचे की जो वैल्यू 1 माइनस हम करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस में लगभग 0.9 आएगा। तो ये वैल्यू है वो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि जब किसी चीज को 1 से कम से डिवाइड करते हैं जो आंसर है वो हमेशा ज्यादा ही आता है। तो ये हम नेक्स्ट